हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है, तो रुक नहीं, अभी तो तुझे और पढ़ना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वैभव आपके अपने चैनल सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 23 जनवरी 2023। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, ये हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप जितने भी लोग जुड़े हुए हो, एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दो और अपने प्यारे प्यारे हर्ष देकर अपनी प्रेजेंटी दे दो। जितने भी लोग लाइव नहीं आ पाए हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर दो, जिससे वो सारे लोग लाइव आकर क्लास का मजा ले सके। तो चलिए शुरू करेंगे आज की पहली और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ और देखेंगे आज की पहली न्यूज़ क्या है। पहली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे एग्ज़ाम्स के लिए और ख़ासकर बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। जितने भी लोग बैंक एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़ है स्मॉल फाइनेंस बैंक से। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका नाम है ई-सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता है। तो ई-सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने और समावेशी विकास का समर्थन करने में अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता है। यह पुरस्कार ई-सैफ के वित्तीय समावेशन परियोजनाओं जैसे ई-सैफ धनश्री, ई-सैफ उद्योग ज्योति, LSEDP यानी लोकल सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ई-सैफ बाला ज्योति, ई-सैफ वाय ज्योति और ई-सैफ गोरसोम के अद्वितीय स्पेक्ट्रम की मान्यता है। यानी ई-सैफ बैंक ने समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता है। क्यों? तो वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि ऊषा थोराट समिति की सिफारिश के बाद भारत में शुरू करी गई थी और ऐसी ही एक और बैंक है जिसका नाम पेमेंट बैंक है जो कि नचिकेत मोर की सिफारिश के बाद शुरू करी गई थी। क्यों शुरू करी गई थी? तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा पॉइंट है वित्तीय समावेशन, जो कि मैंने अगली स्लाइड में ले रखा है कि वित्तीय समावेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे वित्तीय समावेशन। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं वित्तीय समावेशन को वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने के अवसरों की उपलब्धता और समानता के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति और व्यवसाय उचित, किफ़ायती और समय पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है सर कि उनको इकोनॉमिक की भाषा समझ में नहीं आती है। चलो मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसी स्थिति होती है। पुराने समय में क्या होता था? पुराने समय में जो पैसा होता था वो व्यक्ति कहाँ पर जमा करे? तो व्यक्ति या तो अपने घर के नीचे गड्ढा खोद करके उसमें पैसे को जमा कर देता था या फिर महाजनों को दे देता था। ठीक है, तो इसी के लिए हमारी सरकार द्वारा एक ही घोषणा करी गई 1926 में। भारत सरकार ने RBI की स्थापना करी है देखते हुए कि ऐसे दूर दराज के इलाके जहाँ तक बैंकिंग की सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं, तो उन बैंकिंग की सुविधाओं को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए वित्तीय समावेशन नाम की प्रक्रिया को अपनाया गया और पेमेंट बैंक तथा स्मॉल फाइनेंस बैंक की नींव रखी गई, जिससे एक एक व्यक्ति बैंक के साथ जुड़कर बैंक की सुविधाओं का लाभ उठा सके। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया आखिर होती क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर समावेशी वित्त भारत पुरस्कार की बात आई है तो इससे भी रिलेटेड कुछ पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। यह पुरस्कार ऐसे संस्थानों और व्यक्तियों को दिया जाता है जो भारत में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना विशेष योगदान एवं नवाचारी माध्यम का उपयोग करते हैं। इन समुदायों में कम आय वाले व्यक्ति, परिवार और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समूह शामिल हैं। वित्तीय समावेशन व्यक्तियों और व्यवसायों की बैंकिंग, क्रेडिट और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने और उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है कि वित्तीय समावेशन यानी फिनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। अब आप कमेंट कॉलम में ये बताइएगा कि वर्तमान समय में स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी लघु वित्त बैंक कितनी है, इसके अलावा पेमेंट बैंक की संख्या कितनी है। ई-सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो त्रिशूर केरला में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। इसके हेड कौन है, अब ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बात करें भारत की पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन थी, तो ये थी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। और भारत की पहली पेमेंट बैंक कौन थी, तो ये थी एयरटेल पेमेंट बैंक। तो देखिए पहली न्यूज़ में मैंने आपको कितने सारे स्टैटिक जीके के पॉइंट क्लियर कराए हैं।
ठीक है, ये मानते हुए कि न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारतीय नौसेना से। भारतीय नौसेना में शामिल की जाएगी कलावरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी जिसका नाम है वागीर। तो भारतीय नौसेना ने 23 जनवरी को कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी आईएनएस वागीर के परिचालन की शुरुआत कर दी है। ऐसा बताया गया कि भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा मेशर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, नौसेना में शामिल की जा रही है कलावरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी जिसका नाम है वागीर। इससे पहले कलावरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया था। अब यहाँ पर बात आई है भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख वर्तमान समय में कौन है, क्या आप जानते हैं? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख इस समय आर हरि कुमार हैं। भारतीय नौसेना की अगर हम बात करें तो नौसेना दिवस किस एक दिन मनाते हैं, क्या आप जानते हैं? तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। आर्मी डे किस दिन मनाते हैं? तो 15 जनवरी को मनाते हैं। और एयरफोर्स किस दिन मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। इसके अलावा बात करें आर्मी के प्रमुख कौन है, तो जनरल मनोज पांडे हैं। इसके अलावा एयरफोर्स के प्रमुख कौन है, तो विवेक राम चौधरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब 23 जनवरी को करेगी, तो 23 जनवरी आज है, तो आपको याद होगा आज तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पिछले साल हमारे देश की सरकार ने किसी एक डे के रूप में घोषित किया था। कौन सा डे था, चलिए मैं ही बताता हूँ। ये डे था पराक्रम डे। ठीक है गाइस, इसके अलावा बात करें और भी कई सारे इंपॉर्टेंट डे पिछले साल शुरू किए गए थे। जैसे वीर बाल दिवस को शुरू किया गया था। किस एक डेट को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, कमेंट कॉलम में आप जरूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट कॉलम में आप सारे लोग आंसर जरूर किया करें, ठीक है, क्योंकि मैं सारे लोगों के कमेंट्स चेक करता हूँ। आप लाइव चैट में तो सारे लोग कमेंट्स करते हैं, लेकिन क्लास होने के बाद ना तो अपना फीडबैक देते हैं और ना ही कमेंट्स करते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वेश्चंस के आंसर दिया करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आईएनएस वागीर के बारे में कुछ जान लेते हैं, यानी जो पनडुब्बी वागीर है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 12 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई वागीर पनडुब्बी को अब तक की सभी स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम निर्माण समय में पूरा होने का गौरव प्राप्त है। समुद्री परीक्षणों की शुरुआत करते हुए 22 फरवरी को अपनी पहली समुद्री यात्रा इसने करी थी। कमीशन से पहले यह व्यापक स्वीकृति जांच तथा सख्त व चुनौती वाले समुद्री परीक्षणों की एक श्रृंखला से गुजरेगी। मैसर्स एमडीएल ने 20 दिसंबर 2022 को इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना के सुपुर्द किया था। जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो न्यूज़ में जो वर्ड्स लिखे होते हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा कठिन होते हैं। इनको आप जितना ज़्यादा अपनी भाषा में लर्न करेंगे ना, उतना ज़्यादा ही सही होगा, ठीक है। ये मानते हुए कि न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी, हम बढ़ेंगे आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। और देखिए, दूसरी न्यूज़ में भी मैंने आपके साथ बहुत सारे स्टैटिक जीके पॉइंट्स को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप क्लास को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ है पुणे महाराष्ट्र से। तो पुणे में बनेगा देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन। महाराष्ट्र के पुणे में बन रहा मेट्रो रेल का सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा। रिपोर्ट में बताया गया इस मेट्रो स्टेशन की गहराई जमीन से 33.1 मीटर यानी लगभग 109 फीट नीचे तक होगी। और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी द्वारा फरवरी में पुणे मेट्रो का सुरक्षा निरीक्षण किया जाएगा। पुणे जो कि महाराष्ट्र का एक खूबसूरत शहर है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है। यहाँ पर पहले उद्धव ठाकरे की सरकार हुआ करती थी, लेकिन इस सरकार के गिरने के बाद एकनाथ शिंदे की वर्तमान समय में सरकार है, ठीक है। और बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से बहुत ही ज़्यादा चर्चित लोग आते हैं, जैसे कि बाला साहब ठाकरे आते हैं, बहुत ही चर्चित है। उद्धव ठाकरे से ही संबंधित है ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर मेट्रो की बात आई है, तो क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ऐसा कौन सा देश था जिसने अपने आप मेट्रो चलाई थी? और भारत में किस एक शहर की मेट्रो, किस एक राज्य की मेट्रो पहली मेट्रो थी? कमेंट कॉलम में आंसर जरूर करिएगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है लक्ष्मण रावत से। लक्ष्मण रावत ने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन ग्राउंड
2023 जीत लिया है। तो PSPB के लक्ष्मण रावत ने सर्वश्रेष्ठ ऑफ 17 फ्रेम फाइनल में साथी PSPB चैलेंजर आदित्य मेहता को हराकर नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में न्यूज़ से भले ही क्वेश्चन आए, लेकिन ऐसे जरूर आ सकता है कि स्नूकर से संबंधित खिलाड़ी हैं लक्ष्मण रावत। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो ये बताइए, सर्जियो पेरेज, बहुत बार मैंने करंट अफेयर में इनका नाम भी लिया है, किस एक खेल से संबंधित है सर्जियो पेरेज? आप कमेंट कॉलम में आंसर करिएगा। इसके अलावा शेन वार्न किस एक खेल से संबंधित थे? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया। 2022 में शेन वार्न को ऑस्ट्रेलिया ने खोया था, यानी इनकी डेथ हो गई थी। इनकी पुस्तक बड़ी चर्चित है, नो स्पिन उसका नाम था। ठीक है, इस पुस्तक को जरूर याद रखिएगा। ठीक है गाइस, इसके अलावा भारत से भी बहुत सारे लोगों को खोया था, जैसे लता दीदी का निधन हुआ था पिछले साल की शुरुआत में एक निधन हुआ था। तो क्या आप जानते हैं लता दीदी को किस एक ईयर में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भी है? आप कमेंट कॉलम में आप जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, पद्मश्री से सम्मानित प्रभाबेन सौभगचंद शाह का निधन हो गया है। तो मैं निधन वही सारे बताता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पद्मश्री से सम्मानित थी इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभाबेन सौभगचंद शाह का निधन हो गया है। तो प्रभाबेन सौभगचंद शाह केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली दमन और दीव की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। प्रभाबेन शोभाचंद शाह को दमन की दिव्या के नाम से भी जाना जाता था, और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थी। इनका निधन हो गया है, याद रखिएगा इनको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। अगली न्यूज़ है, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा, इसकी घोषणा करी गई है। यह महोत्सव मानित भोपाल में 21 से 24 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। 8वें IISF यानी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। कौन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय? क्या नरेंद्र मोदी जी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास ही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी डे की थीम। ये तो जब जब इस प्रकार की कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको बताता ही हूँ। तो याद रखिएगा ये थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम रही है मूविंग टुवार्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। फिर से पढ़िए, मूविंग टुवार्ड अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ISF का आयोजन 2015 से प्रतिवर्ष किया जाता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभों को प्रदर्शित करता है और उनका जश्न मनाता है। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये बताइए, वर्तमान समय में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है? बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, RV प्रसाद को दिया गया है वर्ष 2022 के सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक का पुरस्कार। याद रखिएगा, R विष्णु प्रसाद, इनको दिल्ली में इंडियन अचीवर्स अवार्ड में वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को मान्यता देता है। कुछ अन्य पुरस्कार विजेताओं में परमवीर चक्र सूबेदार मेजर संजय कुमार रहे, भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद और भी कई सारे लोग शामिल रहे। तो याद रखिएगा, RV प्रसाद को दिया गया वर्ष 2022 के सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक का पुरस्कार। वैज्ञानिक की जब बात आती है तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन याद आता है, जिसका स्थापना दिवस इस बार 65वां था, 1 जनवरी को। कौन है DRDO के वर्तमान में प्रमुख? क्या आप जानते हैं उनका नाम? अगर जानते हैं तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए और भी पूछा है, पता है क्यों? क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो मैं कमेंट कॉलम में देखता हूँ आप सारे लोग पुरानी अपॉइंटमेंट बताते हैं, यानी DRDO के जो पुराने अध्यक्ष थे वही आप नाम बताते हैं। तो नया अध्यक्ष बन चुके हैं, क्या नाम है उनका? कमेंट कॉलम में आप जरूर बताएं। बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आज की आखिरी न्यूज़ क्या है? आज की आखिरी न्यूज़ है, विश्व की सबसे बड़ी यात्रा प्रदर्शनी में पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया है। तो पर्यटन मंत्रालय मैड्रिड स्पेन में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है। तो याद रखिएगा, फेरिया इंटरनेशनल डेल टूरिज्मो या फितूर का आयोजन स्पेन में 18 से 22 जनवरी तक किया गया। इंडिया पवेलियन का उद्घाटन स्पेन में भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक ने किया, और पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट 10 से 12 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी यात्रा प्रदर्शनी में पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया है। वर्तमान समय में पर्यटन मंत्री कौन है?
आप बताइए ज़रा कमेंट कॉलम में, हमारे देश के केंद्र सरकार के अंदर पर्यटन मंत्रालय किसके पास है, कमेंट कॉलम में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगती है ना, तो आप केवल एक काम किया करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा रीच बढ़ेगी दोस्तों तक, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस का मजा ले सके। फ्यूचर में हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस को आपके लिए प्लान किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।